लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आपके जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं वो भी आपकी प्रेजेंस की वजह से खुश हो रहे होंगे। सुबह के खूबसूरत आगाज़ के साथ हम भी अपने नए हफ्ते का आगाज़ कर चुके हैं और अगर हफ्ते का आगाज़ अच्छे अंदाज में किया जाए तो मेरे ख्याल से इसके जो असरात होते हैं ना वो पूरे हमारे हफ्ते पर पड़े होते हैं। तो जनाब अपने हफ्ते का आगाज़ जो है हमें मुस्बत एनर्जी और सोच के साथ करना चाहिए। तो हम भी अपनी सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत बात के साथ ही करते हैं ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा गुजर जाए। तो हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि इंसान जितनी मेहनत अपने ऐब पर और खामियां छुपाने पर लगाता है उतनी ही मेहनत अगर वो अपनी खामियां दूर करने पर लगा दे तो वो ऐब और खामियां उससे आधी मेहनत में बआसानी ख़त्म हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से हकीकत भी यही है कि जो एनर्जीज हम अपनी खामियां छुपाने में ज़ाया कर देते हैं अगर उन्हें हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो हम अपने तमाम तर जो ऐब हैं, जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आजकल हम सब के लिए सबसे अहम चीज़ क़ुव्वत मुदाफ़त है और मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त ही है जो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों के हमलावर होने से महफूज भी रखती है। और जब मौसम चेंज होता है तो मौसमी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बदलते मौसम में अक्सर लोग वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहने के लिए जो शानदार ग्रीन टी और मुख्तलिफ जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं जो एक इंतहाई मुफीद अमल भी है। लेकिन उसके साथ साथ मौसम सरमा के कुछ फल ऐसे भी हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करते हुए आपको बीमार होने से भी बचाते हैं। और इन फलों में सहरे फहरिस्त मौसम सरमा का जो खास फल आता है वो है कीनू। और कीनू विटामिन सी का बेहतरीन जरिया भी समझा जाता है जो आपके क़ुव्वत मुदाफ़ती जो निज़ाम है उसको बढ़ाने और सर्दी, फ्लू और दीगर बीमारियों से महफूज रखने में भी हमें मदद फराहम करता है। तो इसके साथ साथ कीनू हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। झुर्रियाँ और एक्नी जैसे जो मसाइल हमें हो जाते हैं उनसे भी निजात दिलाता है। तो कीनू, मौसमी और ग्रेप फ्रूट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत हमें हासिल हो, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अतिया गुल हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अतिया, जैसे मैं सिट्रस फ्रूट्स की बात करी थी जिसमें कीनू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम लोग वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें बताइए इनको सेहत के लिए मुफीद क्यों कहा जाता है? इनमें कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ायात मौजूद हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं है? जो आप कीनू की बात कर रहे हैं, ऑरेंजेस, कीनू या जो भी आपका ऐसा जिसमें सिट्रिक एसिड मौजूद हो एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड। इसमें मल्टीपल क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप इसमें मल्टीविटामिन के तौर पे बात करें तो विटामिन B1, B6, विटामिन सी और इसके साथ साथ इसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जो विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म में उसको चेंज करने में हेल्प करता है। अगर आप इसमें बात करेंगी एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज़ के बाद में तो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको अभी आपने विटामिन सी बोला, एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प करता है आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के अगेंस्ट डिफरेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस के लिए, आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर यही वो एस्कॉर्बिक एसिड है जो आपके हीमोग्लोबिन के मेन एलिमेंट जिसको आप आयरन कहते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और हम सब जानते हैं कि इफ़ यू आर इनरिच इन आयरन तो एनेमिक कंडीशन नहीं होगी, आपका ब्लड इनरिच होगा, आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा एंड यू विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे मैं बात करी थी मौसम चेंज होता है तो हम फ्लू वगैरह का शिकार हो जाते हैं और जब हम फ्लू हो जाता है हमें तो डॉक्टर्स हमें ज़्यादातर मशवरा ये देते हैं कि आप कीनू खाएं। तो हमें बताइए कीनू क्यों खाना चाहिए? मतलब उससे हमें क्या, हमारी बीमारी भाग जाती है जल्दी? अच्छा, और जो ही आपका हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली मैं हार्ट की यहाँ बात करूंगी। हार्ट पंपिंग के लिए आपको पता है ब्लड का टोटली दारोमदार हमारे हेल्दी हार्ट के ऊपर है। तो जब हम कीनू की, जैसे मैंने आपके लिए एस्कॉर्बिक एसिड की बात की कि हीम ग्रुप जो है जिसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन जरूरी है, एक तरफ उसकी हेल्प कर रहा है, दूसरी तरफ इसके पास हेल्दी फ्लेवोनॉइड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कॉज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हर वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी सेल्स जो है वो हेल्दी रहते हैं। तो कीनू जिसको आप कह रहे हैं कि डॉक्टर क्यों प्रेफर करते हैं, एक्चुअली मेन एक तो एस्कॉर्बिक एसिड है, दूसरी इनकी
एंटी ऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लामेटरी जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास फ्लेवोनॉइड्स आ जाते हैं, नारिंजिनिन है, हमारे पास हेस्पेराडिन है। ये वो एलिमेंट्स हैं या वो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं आपकी फ्लू के अगेंस्ट, आपको जिसको हम वायरल इन्फेक्शंस कहते हैं, लड़ने के लिए। इसके साथ साथ इसमें फाइबर होता है। फाइबर आपको पता है गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्दी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका गट हेल्दी होगा, आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, आपका आयरन एब्जॉर्ब करेगा, आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी टू फाइट अगेंस्ट द वेरियस जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वायरल या बैक्टीरियल के। तो इसीलिए डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशली फॉर द सीजनल चेंजेस, दे वुड prefer to go for the vitamin C and the best sources is oranges. ऑरेंजेस हैं, कीनू है, हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो जरिया है। हमें बताइए, ये भी कहा जाता है डॉक्टर अतिया के खून की कमी को भी पूरा करता है जो कीनू है। तो हमें बताइए, अगर इसमें जैसे कीनू का जूस हम पी रहे हैं या इसके साथ अगर मिक्स कर दिया जाए गाजर को, तो ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा और बेहतर हो सकता है? अच्छा, अब आप जो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि अगर आयरन की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, आप एनीमिक कंडीशन को ओवरकम करने की अगर हम बात करें, तो एनीमिक पेशेंट के लिए या वो पेशेंट जो डिफरेंट हार्ट डिजीजेज या ब्लड की कमी को सफ़र कर रहा है, उसको इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसके अंदर जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है वो ये आपकी हेल्प करेगा कि आपके साथ जितने आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं आपके बॉडी में या ऐसी चीज़ें जो हार्ट को आपके डैमेज कर सकती हैं, जिसमें हमारे पास CRP होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको कम कर देता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है अच्छा हर उस चीज़ को जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, थ्रू गुड ब्लड सर्कुलेशन, थ्रू आयरन एब्जॉर्प्शन, थ्रू हेल्दी डिफेंसिव सिस्टम। अच्छा, अब हम गाजर की बात कर रहे हैं। गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है वो आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। कैरोटीनॉइड्स हमारे पास इसके अंदर भी है ऑरेंज। हर वो चीज़ जो रेड या ऑरेंज कलर की होगी उसमें कैरोटीनॉइड्स हेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जब इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन कॉज करते हैं तो एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन ग्लो, फॉर योर, क्योंकि विटामिन ए का मैंने आपको बताया कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है विटामिन ए को, तो विटामिन इज गुड फॉर योर आई साइट के लिए बच्चों को कहा जाता है कि गाजर का जूस लें। लेकिन जब इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो पेशेंट्स जो कि हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिफरेंट गट प्रॉब्लम्स है, जिसको रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं ऊपर की तरफ, या इसके अलावा उसको कोई अल्सर की बीमारी है या उसकी हार्ट बर्निंग हो रही है, तो दे वुडंट गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन। उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको हार्ट बर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर इतना स्वेयर नहीं है तो इसको आपने 4 बजे से पहले पीना है कॉम्बिनेशन को। 4 बजे के बाद इस कॉम्बिनेशन को लेंगे यू विल सफर डिफरेंट गट डिजीजेस। बाकी न्यूट्रिशन वाइज, वैल्यू वाइज इट इज वेरी गुड, full of carotenoids, full of vitamins, full of vitamin K, full of magnesium, full of vitamin cobalamin, B6, B12, everything। ये कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई है, प्लीज उसको भी जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, दे शुड टेक केयर ऑफ द टाइमिंग दे आर टेकिंग। और अगर दे आर सफरिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्सिस टाइप ऑफ डिजीजेज, हार्ट बर्न टाइप ऑफ डिजीजेज, they will suffer a lot अगर ये कॉम्बिनेशन लेंगे जी। लेकिन क्या कीनू का और जो मौसमी का जूस पीते हैं वो किसी भी टाइम पी सकते हैं या उसकी भी टाइमिंग हो सकती है? मैं आपको इसमें ये गाइड करूंगी कि इसमें अगर एक हेल्दी पर्सन की आप बात करेंगी तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड। और प्लीज इस मिथ को रिजॉल्व कर लें कि कुछ लोग कहते हैं जी खाने के बाद किन्नू खाएंगे तो बड़ी अच्छी डाइजेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, नथिंग इज लाइक दैट। अब जो नई रिसर्च आई है उसमें आपको फल खाने से पहले खाना है। क्यों? क्योंकि इट इज फुल ऑफ फाइबर। आपका जितना भी कीनू है ना, फाइबर से भरा हुआ है, तो वो क्या करता है कि आपके गट को प्रिपेयर कर देता है, आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, आपका गट हेल्दी हो जाता है, आपके वो बैड फैट्स जिसने आपको तंग करना है उसकी एब्जॉर्प्शन को ये उस तरह ब्लड में जाने नहीं देता। तो फाइबर इन रिच फ्रूट्स को हमेशा पहले लिया जाता है। दूसरी आपने मुझे बात की कि क्या किसी टाइम भी ले लें। अच्छा, रात के वक्त क्या होता है कि स्टमक केमिकल बनाता है, ठीक है। अब जो लोग रात, वेल तो आई वुडंट गो फॉर, प्लीज नेवर, अगर आपने मेरे से दोनों में पूछे कि विच इज हेल्दी तो गो फॉर फ्रूट, नेवर गो फॉर द जूस, क्योंकि जूस में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस कीनू में आपको फाइबर बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो आपकी हेल्थ वाइज जो है वो हल अच्छा है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर बच्चे होल फ्रूट नहीं खा रहे तो उनको जूस पिला दिया जाए, शायद वो उसके अल्टरनेट हो सकता है। अल्टरनेट नहीं, इट इज गुड, लेकिन उसमें फिर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर फल में उसकी नेचुरल शुगर ऐड की हुई है।
जब भी आप बच्चे को स्टार्ट से ही उसके टेस्ट बड आपने ऐसे डेवलप करने हैं कि जूस, अगर आप उसको जूस पे लेके आ रहे हैं तो प्लीज नेवर ऐड एक्स्ट्रा शुगर, वो उसको तंग करेगा। आपको पता है डायबिटीज किधर को जा रहा है, एक्स्ट्रा ओबेसिटी किधर को जा रही है। तो प्लीज मैं तमाम पेरेंट्स को ये गाइड करूंगी, इफ यू आर थिंकिंग के बच्चा जो है वो जूस ले रहा है तो प्लीज उसमें शुगर मत ऐड करें। दूसरी बात, लेकिन जूसेस में हम लोग नमक और काली मिर्च वगैरह भी तो डाल के पीते हैं। अच्छा, फिर आप मैं नमक की बात करूंगी। मैंने आपको इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम ये बताए हैं, इसमें आपने सोडियम ऐड नहीं करना। नमक मींस सोडियम क्लोराइड। ठीक है। आप नमक, मैं सफेद नमक की बात कर रही हूँ आपसे इस वक्त, काले नमक की बात नहीं कर रही। ठीक है, काला नमक आप बिल्कुल इसमें ऐड करें, ये डाइजेस्टिव होगा, आपके बच्चे को हेल्प करेगा, इसको डाइजेस्ट करने में रिफ्लेक्सेस कम होंगे, लेकिन नेवर गो फॉर द व्हाइट सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, मतलब उनकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है। नहीं 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 नहीं, अफादियत नहीं है। आप एक्स्ट्रा चीज वो ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको शुगर का कहा, जिसमें आप फ्रुक्टोज सुक्रोज क्यों ऐड कर रहे हैं, इसी तरह आप सोडियम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों, उसको क्या जरूरत कोई नहीं है ना उसको। आप काला नमक डाल दें, ठीक है, तो आप बेनिफिशियल इफेक्ट्स ले लें उसके। ठीक है, हम एक्स्ट्रा चीज ना ऐड करें। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अतिया गुल हमारे साथ मौजूद थी और सिट्रस फ्रूट्स के वाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, हमारे जो मुदाफाती निज़ाम के लिए कितना अच्छा है। डॉक्टर अतिया गुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला और इस हवाले से हमारे साथ आपने बात की है। जनाब, आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि जितना हो सकता है ना सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़े और हम तमाम तर जो बीमारियाँ हैं उनसे अच्छी तरह लड़ सके। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी चार्टर बराए इंसानी हुकूक के सेक्शन 26 के तहत तालीम इंसान का बुनियादी हक है। बैनुल-अक़वामी चार्टर के मुताबिक अवाम को मुफ्त और लाजमी बुनियादी तालीम फराहम करना रियासत का फ़र्ज भी है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी शहरियों को बुनियादी तालीम मुफ्त फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। आज़ादी के 74 साल बाद भी शरह ख़वानदगी 60% से नहीं बढ़ पाई है। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से आज तक किसी भी हुकूमत ने मुल्क में तालीमी इस्लाहात को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए बजट नाफिज नहीं किया। और आज जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान में तालीम का शोबा संगीन मसाइल से दो चार है। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने तालीम का दिन मनाने की करारदाद मंजूर की, और जिसका मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना था। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को किन किन मसाइल का सामना है और कौन कौन सी इस्लाहात फौरी तौर पर होनी चाहिए इस निज़ाम में, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान है, माहिर तालीम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जा रहा है और जिस तरह मैं बात करी थी फिगर्स के हवाले से कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो चंद ही निजी या सरकारी यूनिवर्सिटी जो होंगी जो आलमी रैंकिंग में आती हैं, और उसके अलावा कोई इदारा नहीं आता। तो हमें बताइए कि बुनियादी वजूहात क्या लगती हैं कि हम जो निज़ाम तालीम है हमारा बेहतर नहीं हो पा रहा? एक तो बात यह है कि हमारा जो आइन है जी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बुनियादी तालीम हर बच्चे का ये फ़र्ज बनता है, तो ये आइनी खिलाफ वर्जी है अगर आप मुझसे पूछें तो। जी। दूसरी बात यह है कि तालीम के फिर मुख्तलिफ दर्जात हैं। एक ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, आप इंटरनेशनल की जैसे बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल कमेटी बनी थी 2004 में, मैं इंटरनेशनल कमेटी का उसका सदर भी था, तो वो कोलंबो श्रीलंका में उसकी, तो उसमें डेफिनेशन हुई थी कि तालीम याफ्ता कौन है। तो जो पढ़ लिख सकता था उसको यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ये तालीम याफ्ता है, हम इसको एजुकेटेड गिनेंगे। ठीक है। लेकिन अब ये तारीख बदल गई है। अब ये कि जब तक उसको जिंदगी के बाकी मामलात का भी नहीं पता तो वो उसको हम पढ़ा लिखा काउंट नहीं करते। हमारी बदकिस्मती ये है कि किसी भी हुकूमत ने, हर हुकूमत के जो मैनिफेस्टो है उसमें तो लिखा होता है कि तालीम और सेहत ये हमारी तरजीह है, अवलीन तरजीह है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
पाकिस्तान में जो हमारी शरह पैदाइश है बच्चों की, उसके लिए हमें 400 बच्चों के लिए एक कॉलेज रोज़ाना जो है ना वो एक कॉलेज में 400 बच्चों के लिए हमें जगह चाहिए। लेकिन हम तो हमारे कितने कॉलेज हैं जो कि इस तरह हम बन रहे हैं, नहीं बन रहे। दूसरी बात ये कि फिर आखिर आपने बात की यूनिवर्सिटियों की, मेरा चूंकि ज्यादा ताल्लुक जो है यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटीज की हालत पहले से बेहतर हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें खुशी की बात ये है। मसलन अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो जो QS रैंकिंग है तो 2016 तक तो हायर एजुकेशन कमीशन खुद भी रैंकिंग करता रहा, उसमें मसले मसाइल थे। फिर इंटरनेशनल रैंकिंग की तरफ चले गए हम। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज ने 2015 के बाद, 2015 में हमारी कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नहीं थी, तो 2016 में ये शुरू किया। तो उस वक्त जो है ना 2 यूनिवर्सिटियां आई। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 47 यूनिवर्सिटी जो है ना वो टाइम्स हायर एजुकेशन में है, किसी न किसी रैंकिंग में है। इसी तरीके से जो क्वार्टरली सिमेंट है जिसको QS रैंकिंग कहते हैं, उसमें भी हमारी जो है ना वो अब 40 के करीब यूनिवर्सिटीज उसमें आ गई है। तो यूनिवर्सिटीज की हद तक तो फोकस है, वो नहीं है जो होना चाहिए। मैं खुद एज ए डायरेक्टर जनरल पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन रहा हूँ, तो हम ये हुकूमत से ये कहते रहे हैं कि देखिए आप रिसर्च करनी है ना, तो जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो शाइन करते हैं, वो वहाँ पे फर्स्ट आते हैं और इनोवेशंस करते हैं। लेकिन आप हमें पैसे देंगे तो हम लैब्स अच्छी बनाएंगे तो लोग आएंगे ना। देखिए ना, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, फिर हम कहते हैं बाहर वाले भी इधर हैं, तो बाहर वाले क्यों आएंगे? वो 2 चीजें देखते हैं कि यहाँ जाके मुझे तहकीक की, रिसर्च की, यूनिवर्सिटी में खास तौर पे कि रिसर्च लैब इनकी इंटरनेशनल लेवल की है और जो फैकल्टी है वो इंटरनेशनल लेवल की है। मैं आप हैरान होंगी कि जितने भी हमारे लोग बाहर गए हैं PhD करने और वो आए हैं, वो आके बड़े दर्द से आके वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है। हमारा जो फोकस पिछले रहा भी अगर हायर एजुकेशन में तो बिल्डिंग्स बनाने पे रहा, सॉफ्ट स्किल्स पे नहीं हमने दिया। अच्छा, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल ये होते हैं, मैं एज ए फादर, एज ए डायरेक्टर जनरल, एज ए VC, मैं क्या चाहता हूँ कि एक ग्रेजुएट जो मेरी यूनिवर्सिटी से जाए उसको 2 चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ही और शी शुड बी एबल टू अर्न, उसको रिज़्क कमाना आना चाहिए, और दूसरा वो अच्छा इंसान बन जाए। यही है ना, अच्छा इंसान माँ बाप के मुताबिक बन जाए, बहन भाई बन जाए, स्टेट के लिए अच्छा बन जाए, उसमें टॉलरेंस हो, टेररिज्म ना हो। और रिज़्क कैसे कमाना है? या उसको अपना कारोबार करना आ जाए, या वो जॉब के लिए फिट हो जाए। हमने क्या किया है कि हमारे सिस्टम ने ज्यादातर डिग्रियां इशू की हैं, क्वालिफाई किया है। और दूसरा सर, हमारे जब डिग्रियां लेकर निकलते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं होता कि हमने अपना बिजनेस कैसे करना है, उनके होता है कि हमने 9 to 5 की जॉब कैसे करनी है। ये बदकिस्मती है कि हमारा जो हम बहुत अरसा हम गुलामी में रहे हैं, तो हमारे जहन में ये बना दिया गया था कि जो BPS 17 है उसका जो ऑफिसर है, जिसका एक टावल भी पीछे पड़ा होता है, बेल बड़ी होती है, वो बहुत अच्छा जो है ना वो इंसान है। लेकिन वो कौम के लिए क्या कर सकते हैं? कौम तो तरक्की तब करती है जब तजारत होती है, जब कारोबार होता है। तो हमने जो कारोबार वाले बच्चे हों उनको हमने कमी कहना शुरू कर, ठीक है। आप किसी को कहें ना आप शूज का काम कर ले, तो वो जो देहाती लोग हैं वो कह लो जी, तो ये तो बच्चा तो मोचे वाले काम करने शुरू कर। अच्छा, अब कारोबार तो यही होते हैं ना, भाई कोई लकड़ी का कारोबार है, कोई आपका जो है ना मेटल्स का कारोबार है, वो आपका चमड़े का कारोबार है, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बना के तो हमने बाहर भेजी नहीं। बहुत ज्यादा, मेरे पास भी मोबाइल, आपके पास भी है, हम इसके यूजर हैं, क्यों नहीं हम बना सकते? हम बना सकते हैं। अच्छा। हमारे बच्चे कुंद-ज़ेन नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, मेरा जो है ना वो 40 साल का तजर्बा है, मैंने मुख्तलिफ स्टेजेस पे पढ़ाया है। बच्चे बहुत लायक हैं और वो आगे जाना चाहते हैं। हमने देखा भी है कि पाकिस्तान के जो बच्चे या बच्चियां कहीं पर भी चले जाएं दुनिया में, उनको अच्छा सिस्टम मिल जाए ना, तो वहाँ पे वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो जो अभी बाहर लैब्स हैं, मतलब देखें ना आप, बच्चे क्या करते हैं कि मेरी अपनी बच्ची भी है, वो जब बाहर पढ़ने गई यूनिवर्सिटी में कोरिया में, तो उसने वहाँ से क्या सर्च किया, उसकी लैब सर्च की कि इसकी लैब में किस किस्म की रिसर्च होती है, मेरे मुताबिक वो मैच करती है, और सारी की सारी वेबसाइट पे दी हुई थी। हमारे भी अब आने शुरू हो गए हैं, अब हम भी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं पाकिस्तान में भी, और उसमें हम डाटा डालते हैं। इंटरनेशनल जो रैंकिंग की तरफ है, मेरा भी इसमें रोल है, मैंने भी एक फ्रेमवर्क फॉर रैंकिंग बना के दिया है। अच्छा, कुछ लोग नाराज भी हैं कि ये आपने हमें किस चक्कर में डाल दिया है, लेकिन बात है कि उससे आपके स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं। बिल्कुल, जब आप कम्पीट करते हैं ना, इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं, तो आपने अपनी उसी लेवल की फैकल्टी चाहिए, PhD फैकल्टी चाहिए आपको, फिर फैकल्टी ऐसी जो रिसर्च करे, रिसर्च ऐसी जो इंटरनेशनल लेवल की हो।
लोकल मसाइल को हल करे। देखिए बेटा, हमने क्या किया है, काफ़ी अरसे से हमने कोई थिंकर नहीं पैदा किए। पाकिस्तान में आपके फिलासफर क्यों नहीं पैदा होते? वजह ये है कि हम इनकरेज नहीं करते। नंबरों की दौड़ में हम चले गए, लेकिन हम इनकरेज नहीं करते कि ये, और आप भी सारे लोग जो सुन रहे हैं वो भी, ये माँ बाप भी समझते होंगे कि सिर्फ नंबर लेने वाला बच्ची या बच्चा कामयाब नहीं होता। बच्ची या बच्चा वो कामयाब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो नए नए आइडियाज लेके आते हैं, और टीचर भी वो अच्छे होते हैं जो उनको इनकरेज करते हैं, कहते हैं शाबाश, वेल डन, हाँ ठीक है, ट्राई करें। सर, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होना चाहिए? ये तो मेरे ख्याल से स्कूल लेवल से ही शुरू होना चाहिए ना। शुरू से देखिए, हमारा पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है, जितनी भी काम हमारी हुकूमतें हैं, उनको अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि हमारे सारे बच्चों को उन्होंने स्कूल में लेके जाना है। तालीमी इमरजेंसी सारे कहते हैं लगानी चाहिए, लगाते क्यों नहीं? लगा लेना, इस पे तो कंसेंसस होना चाहिए। तो सबके मैनिफेस्टो में है, सबको लेके जाए। और मैं गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो यकसा निज़ाम तालीम इन्होंने कहा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये है कि स्टेक होल्डर्स, आपको लगता है वाकई जो निज़ाम तालीम बेहतर होगा? होगा। अच्छा, देखिए, जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं ना, तो शुरू में उसमें आती है एप्रीहेंशन भी आती है। कहते हैं ए बैड डिसीजन इज 100 टाइम बेटर देन इनडिसीजन। फिर आपने एक फैसला कर लिया, अब ये कौमी फैसला है, किसी एक पार्टी का फैसला नहीं है कि सब बच्चों को जो है ना वो एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए, एक जैसा सिलेबस होना चाहिए। इसमें हर्डल्स आएंगे, लेकिन हमें इस पे स्टिक करना चाहिए। जो उसूल है कामयाबी का, उसूल ये कि जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं और उस पर सोच समझ के लें, डेटा कर लें, लेकिन फिर उसमें स्टिक करें। स्टिक करेंगे तो कामयाबी आएगी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर इसको अब हमें सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तक लेके जाना चाहिए, इस तरह कॉलेज तक लेने चाहिए, यूनिवर्सिटीज तक। और इन हवाले से मेरे से अगर आप पूछे ना, तो सबसे जो ज्यादा नुकसानदेह है वो हमारे कॉलेज। बिल्कुल कॉलेज हमारे हैं, नर्सरी। जब आप देखें ना बेटा, जो आपकी एज है और सर, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, और डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत अच्छा रहा सर आपसे गुफ्तगू करके। पता चला है कि क्या क्या चीज़ें अभी हमें करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। जनाब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं हम लोग। और जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आबादी के तनासुब से वसाइल में इजाफा ना होने की वजह से लाहौर के बासियों के मसाइल में इजाफा हो रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अहम मसला बन चुका है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है इस वक्त। जो इक्का दुक्का मंसूबा मौजूद भी है, उनको चलाने के लिए भी भारी सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि मेट्रो बस या फिर हो स्पीडो बस या फिर मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हो, किसी एक भी मंसूबे का फाइनेंशियल मॉडल दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से ये मंसूबे एक सफेद हाथी बनकर रह चुके हैं। कुछ अर्सा पहले पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से इन मंसूबों के फाइनेंशियल मॉडल्स में तब्दीली करने का फैसला किया गया था, ताकि सरकार खजाने पर बोझ कुछ कम किया जा सके। लेकिन ये मॉडल पहले मरहले में ही नाकाम हो चुके हैं। तो फाइनेंशियल मॉडल में क्या तब्दीलियां की जानी थी, और इस हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं और इनका नतीजा क्या निकला है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को और उनकी आसानी के लिए बता दें कि जो मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज लाइन ट्रेन क्यों दोनों खसारे में हैं, और उसके बाद फिर हम उसके फाइनेंशियल मॉडल पर चलेंगे। शुक्रिया मुनीबा आसिफ। बेसिकली तो जब से ये मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन फाल हुई है, 2013 में मेट्रो बस शुरू हुई और ये 2020 में आके ऑरेंज ट्रेन चलना शुरू हुई, तो ये जितना भी इसका ट्रैक है ना, ये बेसिकली मोस्टली एलिवेटेड है, ज़्यादा ये पिलर्स पे बनाया गया है। जो ऑरेंज ट्रेन है वो तो 27 में से 26 किलोमीटर ही एलिवेटेड है। इसी तरह मेट्रो बस का जो ट्रैक है वो तकरीबन 12 किलोमीटर एलिवेटेड है।
तो एलिवेटेड ट्रैक के लिए अल्टीमेटली पिलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। ये गुज़िश्ता 8 सालों से जब से मेट्रो बस चल रही है और 1.5 साल से 1.25 साल से जब से ये ऑरेंज ट्रेन चल रही है, ये सिर्फ हुकूमत की सब्सिडी के ऊपर चल रही है। इससे इनकम जनरेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है इसका किराया। और इसमें जो मतलूबा तादाद है मुसाफिरों की वो आज तक पूरी नहीं हो सकी जब से ये दोनों बसेस या दोनों सिस्टम चल रहे हैं। अच्छा। अब अगर 2.5 लाख मुसाफिर रोजाना ऑरेंज ट्रेन में सफर करेंगे फिर ही इसका जो ये ब्रेक इवन पे आ सकेगी किराए की मद में। और ऑरेंज ट्रेन का रोजाना जो औसतन मुसाफिर हैं वो 57,000 हैं। इट मीन्स के तकरीबन 1,80,000 के करीब जो मुसाफिर हैं जिनका रोजाना की बुनियाद पर डेफिसिट है वो गवर्नमेंट खुद पे कर रही है। इसी तरह मेट्रो बस भी है। मेट्रो बस में भी इन्होंने तकरीबन 1,50,000 मुसाफिरों की रोज़ाना की औसत लगाई है और 80,000 से 90,000 मुसाफिर रोज़ाना उसमें सफ़र करते हैं। इसका मतलब है कि 60,000 मुसाफिरों का जो किराए का डेफिसिट है वो भी गवर्नमेंट खुद उठाती है। तो इसलिए जब से ये मास ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है तब से ही सब्सिडी के ऊपर है। यानी अगर गवर्नमेंट आज कह दे मास ट्रांजिट अथॉरिटी को कि आप आज खुद इन बसेस को या इस सिस्टम को चलाएंगे तो ये इदारा इस वक्त इस काबिल नहीं है, क्योंकि उनके पास इनकम जनरेशन के लिए कोई चीज नहीं है। शहबाज दौरे हुकूमत में भी इस चीज के ऊपर प्लानिंग की गई कि हम किसी भी तरह इस सिस्टम को मुनाफा बख्श बनाए, कुछ भी नहीं किया जा सका। इस गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम ये किया कि आते साथ ही इन्होंने ऐलान किया कि हम इसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। अच्छा। ये अच्छा काम किया। बुरा काम ये किया कि आज तक वो फाइनेंशियल मॉडल इसका बना नहीं सके। एक इन्होंने गलती से फाइनेंशियल मॉडल बनाया और वो इदारे को सुबकी का सामना करना पड़ा। वो मॉडल पहले मरहले में नाकाम हो गया। उसकी क्या वजह लगी आपको? अच्छा, इस वक्त ये जो मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन है ना, इसका सबसे आसान हल, अगर आपके प्रोग्राम्स कोई बंदा कंटिन्यूसली देखता होगा तो उसको पता होगा कि हम ये बारहा डिस्कस भी कर चुके हैं और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी आपके प्रोग्राम में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिलर्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जाए, आउटसोर्स कर दिया जाए। वो हमने इनको ये सुजेशन दी, हुकूमत की मेहरबानी थी, उन्होंने हमारी सुजेशन को मान लिया। अच्छा। और उन्होंने इसका फाइनेंशियल मॉडल ऐसा बनाया कि हम पिलर्स को रेंट आउट कर देंगे या लीज पे दे देंगे। जब ये प्लानिंग की तो बहुत सी कंपनीज ऐसी मैदान में आई कि हमें ये पिलर्स को एडवर्टीजमेंट के लिए लेना चाहिए। ठीक है। जब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने इसके ऊपर अपना प्लान सेट किया तो उन्होंने कहा कि हम 2 फीट चौड़ी और 2 फीट लंबी एक प्लेट की सहूलत देंगे जो कि कोई भी कंपनी इस पिलर के ऊपर लगा देगी और बाकी पिलर पे जो भी पेंटिंग होगी वो हमारी मर्जी से होगी। इसके बदले में ना हम उनसे पैसे लेंगे और ना हम उनको कुछ पे करेंगे। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जाएगी। जब कंपनीज का इसके ऊपर इजलास हुआ, कंपनीज मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो अफसरान है, जो उनकी मैनेजमेंट है, उनके साथ बैठी, उन्होंने इस चीज के ऊपर गुफ्तगू की तो कंपनीज ने ये इनकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। किसी एक कंपनी ने भी अपना टेंडर जमा नहीं करवाया। उन्होंने कहा, उनका मौकफ था कि एक पिलर है उसको हमने पूरा अगर पेंट करना है या उसको एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करना है तो फी पिलर अगर हम 10 से 12 लाख रुपया लगाते हैं तो हमें उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, सिर्फ एक 2 फीट चौड़ी 2 फुट लंबी जो प्लेट है वो लगा दें जो कि किसी को नजर नहीं आएगी। तो वो उनकी तरफ से, कंपनीज की तरफ से ये तहफुजात उठाए गए कि अगर आप हमसे इस चीज के पैसे ले लें लेकिन हमें इसकी मुकम्मल तौर पे ब्रांडिंग की इजाजत दी जाए ताकि जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या लोकल कंपनीज हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट तो हो सके। तो जो टेंडर, जो फाइनेंशियल मॉडल बनाया गया था, किसी कंपनी ने इजहार दिलचस्पी नहीं किया तो अल्टीमेटली मास ट्रांजिट अथॉरिटी को वो टेंडर ही मनसूख करना पड़ा। अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाए तो इस हुकूमत ने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया, एक ही वो फेल हो गया, वो भी नाकाम हो गया। इस वक्त अब फिर जो ये मेट्रो बस के और ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स हैं ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं कि जिन्होंने मुफ्त में वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी है। कोई बंदा है वो वहाँ पे अपना इश्तिहार लगा जाता है, कि कोई बैनर लगा देता है, कोई अपनी फ्लैक्स लगा देता है, जिससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। और दूसरा जो लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है वज़ीर आला पंजाब साहब का, जो कहते हैं कि हमने लाहौर को खूबसूरत बनाना है, ये बदनुमा पिलर्स लाहौर की खूबसूरती को मजीद खराब कर रहे हैं। तो इस वक्त तक ये तो मेट्रो बस के साथ हुआ, पहला इन्होंने टेंडर किया। जब इन्होंने मेट्रो बस में लोगों का रिस्पॉन्स देखा कि मेट्रो बस में तो कोई कंपनी नहीं आई, तो उन्होंने अल्टीमेटली ऑरेंज ट्रेन का भी जो टेंडर है वो भी मनसूख कर दिया। इस वक्त
मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो बस और पूरे लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम को मुनाफा बख्श बनाने के लिए किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो इस गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। और नया फाइनेंशियल मॉडल बनाने की बजाय इस गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने दोबारा काबीना से रजू करने का फैसला कर लिया कि हम काबीना से किसी भी तरह की राय ले लेंगे, काबीना उसके ऊपर जो राय देगी उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद कर देंगे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है ये इसी तरह सब्सिडी के ऊपर ही मेट्रो बस और ऑरेंज। दूसरा जैन, खबरें कुछ ये भी थी कि जो स्टेशंस को भी आउटसोर्स करने की बात हो रही थी, उसका कोई प्लान बना? अच्छा, अभी ये जो जब इनका ये फाइनेंशियल मॉडल इनको ये सुबकी का सामना करना पड़ा, ये कामयाब नहीं हुआ, तो अब जो नया फाइनेंशियल मॉडल जिसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया वो ये है कि पूरा का पूरा जो स्टेशन है उसको आउटसोर्स कर दिया जाएगा। ये जो खास तौर पे मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन हैं ये काफी बड़े हैं, तो यहाँ पे बड़ी ये ब्रांडिंग हो भी सकती है। तो अभी ये प्लान किया गया कि 27 स्टेशन ऑरेंज ट्रेन के और 27 स्टेशन ही मेट्रो बस के, इनको एक एक स्टेशन करके आउटसोर्स कर दिया जाए और जो बड़ी कंपनीज हैं उनको दे दिया जाए। फिर आप देखेंगे कि लाइक अगर किसी स्टेशन को दुनिया मीडिया ग्रुप अपने लिए लीज पे लेता तो वो पूरा का पूरा उस स्टेशन की ब्रांडिंग इसी तरह नजर आएगी जैसे कि वो दुनिया मीडिया ग्रुप है। ये सिर्फ एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी तरह हाँ इसी तरह दीगर जो कंपनीज हैं। लेकिन अभी ये फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से, फिर उसके बाद ये काबीना में लेके जाएंगे, काबीना उसके ऊपर बहस करेगी, अपने एतराज़ात लगाएगी, फिर वापस अथॉरिटी को भेजेगी, अथॉरिटी फिर उसके ऊपर उसकी रेक्टिफिकेशन करके काबीना को भेजेगी। तो अभी इसने शटल कॉक बनना है कुछ 6 महीने। अभी ये फाइनेंशियल मॉडल इस तरह घूमे फिरेगा, फिर उसके बाद इसकी को मंजूरी की तरफ बात जाएगी, फिर टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर ये अगली हुकूमत को देके जाएंगे कि अब आप इसको आउटसोर्स कर दो। तो फाइनेंशियल मॉडल बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये एटलीस्ट अगले इनके जो 1.5 साल है उसमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ज़ैनुल आबिदीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे और हर दफ़ा हम ये बात करते हैं कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए, उनका जो बोझ है थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन कुछ भी इस हवाले से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो आजकल हर किसी की अवलीन ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अपना खुद का घर बना लिया जाए। और वैसे भी जब घर का जिक्र करते हैं तो सुकून, इत्मीनान और राहत का एहसास उभरना शुरू हो जाता है। हमारे घर हमारी शख्सियत की अक्कासी भी करते हैं। और जब घर की सजावट की बात की जाती है तो घर की तज़यीन और आइश के लिए पैसों से ज़्यादा ज़हन और हुनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर की तज़यीन और आइश और अपग्रेडेशन कोई सादा और आसान काम नहीं होता है। अब तो ये एक बाकायदा आर्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका ताल्लुक हमारी एस्थेटिक सेंस से भी होता है, जदीद ट्रेंड से होने के साथ साथ मनसूबाबंदी से भी होता है कि घर की तज़यीन और आइश और अपग्रेडेशन किस तरह की जाए कि उससे घर की सजावट में भी इजाफा हो जाए और जो घर की वैल्यू है वो भी बढ़ जाए। तो घर की सजावट किस तरह करनी है, हमने उसको करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है और आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से क्या क्या ट्रेंड्स इन हो चुके हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजरा इलियास, है इंटीरियर डिजाइनर है। हाजरा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुनीबा फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाजरा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें कि अगर हम लोगों ने घर बनाना है या तो इंटीरियर डिजाइनर का होना कितना ज्यादा जरूरी है, वो चीज़ हम खुद क्यों नहीं कर सकते? अभी आपने थोड़ा सा इंट्रो दिया अबाउट द इंटीरियर डिजाइनिंग, तो आपने बहुत चीज़ें खुद ही वाज़िया कर दी हैं कि इट्स नॉट अ इजी जॉब। बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कि नाम से वाज़िया है कि इट्स अ डिजाइनिंग ऑफ इंटीरियर स्पेसेस, ठीक है। तो जिस तरह हम बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर्स के जॉब होता है टू क्रिएट स्पेस, ऑप्टिमल यूज़, फंक्शनल ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द स्पेस, और उसमें फर्नीचर को हम किस तरह प्लेस करें कि वो ट्रैफिक फ्लो में रुकावट ना बने। उसके अलावा हाउ टू यूज़ द कलर्स, लाइट्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं और हमें इट्स अ स्किल बेसिकली, तो अब हर बंदा हर चीज़ में तो नहीं होता, माहिर नहीं होता, माहिर नहीं होता।
तो उसमें फिर वी कॉल देन इंटीरियर डिजाइनर इन एंड दे कम विद देयर स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस। अच्छा, तो वो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस से आगाह करती हैं कि हाउ यू शुड गो फॉर द थिंग्स। तो बेसिकली ये होता है या ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं, क्योंकि हाँ हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में अगर देखा जाए कंपैरेटिवली वहाँ पर तब नहीं इतना इंटीरियर डिज़ाइनर का कह लें कि रुझान था या उसको बुलाया जाता था। अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, ज़्यादा हो गया। अब देखिए ना बेसिकली जब से अब कुछ अरसे से आप देखेंगे किस तरह की हमारी अर्बन लाइफ किस तरह की होती है। वी हैव टू स्पेंड मतलब नॉर्मली पीपल स्पेंड 90% ऑफ देयर टाइम इंडोर्स, यू नो, बिल्कुल आइदर वर्क प्लेस, घर पे हैं, गाड़ी में हैं, तो आउटडोर पे हमें इतना टाइम नहीं मिलता, वट एवर द रीजंस आर। तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है जैसे आपने कहा सुकून राहत, यू नो, तो उसमें अगर आप आपके इंडोर्स आर मेकिंग यू हैप्पी, इट्स जस्ट मेकिंग द यू नो सुकून मिल रहा है आपको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी आपके वेलबींग पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, या आपकी शख्सियत पे आपके अच्छा असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है। तो व्हाई नॉट, यू नो, आप खुश रहेंगे तो यू act nicely, you'll feel nicely। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो मुझे बताइए हाजरा कि हम लोगों ने अब जब घर बनाना होता है या उसकी इंटीरियर की डिजाइनिंग करनी होती है तो हमारे जहन में बहुत चीजें होती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कमरे का करना हो या पूरे घर का करना हो, हमारे कलर वॉल किस तरह की होनी चाहिए, फर्नीचर्स किस तरह के होने चाहिए, लैंप्स किस तरह के होने चाहिए, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन हमें बताइए शुरू कहाँ से करना चाहिए सबसे पहले अगर हम प्लान कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड, अब तो इंटरनेट हर के पास है, यू नो, तो यू शुड सबसे पहले खुद अपनी रिसर्च कर लें। ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज देन यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, यू नो, एक प्रोफेशनल हेल्प, एडवाइस तो आप ले सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर एडवाइस। ठीक है, उसमें भी हम शुरुआत बेसिक करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग स्टाइल्स की, क्योंकि देयर आर सो मेनी आउट देयर, कंटेम्प्रेरी है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न, क्लासिक। तो उसमें हम पहले ये देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट क्या चीज़ पसंद है, यू नो, क्या स्टाइल। फिर उसके आगे बहुत एलिमेंट्स होते हैं, फिर वी जस्ट फॉलो लीड एंड वी जस्ट यू नो जॉइन द डॉट्स, और फिर वहाँ से हम एक यू नो पीसेस इकट्ठे करके वी मेक अ पिक्चर। तो ये सिलसिला होता है बेसिकली। लेकिन जब हम घर बना रहे हों हाजरा, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर का काम कब से शुरू हो जाता है? वेल आई थिंक आफ्टर योर ग्रे स्ट्रक्चर इज डन। ठीक है, बट उससे पहले भी अगर आप करवा लें इन तो बेहतर है, क्योंकि देयर अक्सर होता है कि हम वो अपनी लाइनिंग, हम इलेक्ट्रिक लाइनिंग्स करवा लेते हैं, प्लम्बिंग करवा लेते हैं, और फिर जब द इंटीरियर डिजाइनर कम इन तो वो फिर कहती हैं कि अच्छा यहाँ आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स शुड बी हेयर, शुड बी देयर, फिर उसमें फिर आपको तोड़ाताड़ी करना पड़ती है। तो इट्स बेटर कि आप उसको अगर शुरू में आप इन कर लें, यू जस्ट यू नो आर्किटेक्ट के साथ आपकी मीटिंग हो जाए, क्लाइंट के साथ अगर यू नो सब एलिमेंट्स मिलकर बैठ के बात करें तो वो बहुत क्लियर हो जाता है सबके लिए। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से अगर आप उनको इन कर लें। बट स्टिल इट्स नेवर यू नो देर आए दुरुस्त आए। अगर आप आपका ग्रे स्ट्रक्चर हो गया मुकम्मल तो यू कैन ऑलवेज कॉल देम, जी हो सकता है, तब भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जब आप लोगों को जब हाई किया जाता है या आप लोगों से मीटिंग की जाती है तो लोग अपने भी कुछ लेकर आते होंगे डिजाइन्स के, हमें इस तरह का चाहिए। बिल्कुल, ज्यादातर क्या उनकी फरमाइश होती है या डिमांड होती है? अच्छा, उसमें अक्सर तो क्लाइंट को बस यू नो एक वो पिक्चर्स ले आते हैं कि वी वांट दिस। ठीक, बट देखिए चीजें पिक्चर्स में कुछ और नजर आती हैं, यू नो, और रियल में कुछ और है। तो फिर हमें उनको थोड़ा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि आपका अगर लाइफस्टाइल ऐसा है तो यू शुड नॉट गो फॉर दिस, यू नो, दिस इज वेरी फॉर्मल, यू वांट, आप 4 दिन खुश रहेंगे, फिर 5वें दिन आप कहेंगे यार ये क्या है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आ जाएंगे। तो यू हैव टू यू नो फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, योर कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्थेटिकली तो चीजें हमसे होनी ही चाहिए, देयर इज नो डाउट, बट फिर हम उनको यू नो हम उनको स्टेप बाय स्टेप चीजें गाइड करते हैं कि आप आपके प्रेफरेंसेस क्या है, हम उनकी लाइक्स डिसलाइक्स पूछते हैं कि ठीक है, तो उस तरह फिर मीटिंग कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। लेकिन मुझे जैसे हाजरा हम देखते हैं कि कपड़ों के जिस तरह ट्रेंड्स इन और आउट होते रहते हैं, वैसे मेरे ख्याल से इंटीरियर डिजाइनिंग के भी इन ट्रेंड्स इन और आउट होते रहते हैं। नॉट दैट फ्रीक्वेंट, बट हाँ होते हैं। तो ये 2022 में क्या इन हो चुका है? 2022 में कुछ नया आया है? अच्छा, मुझे बहुत पहले नहीं था, क्योंकि आई हैव बीन इन दिस फील्ड लास्ट डिकेड। पहले तो पीपल वर ओनली, क्लाइंट्स वर ओनली इनटू द क्लासिक्स, बट अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न की तरफ आ रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हाँ कि मॉडर्न हमें लुक चाहिए, इजी चाहिए, नॉट वेरी ओवरपावरिंग, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मॉडर्न लुक में क्या आ जाता है स्पेसिफिकली, हमें बताएं। मॉडर्न लुक इज लाइक विद द क्लीन लाइंस, इजी, क्लटर नहीं होता ज़्यादा, कलर बहुत एक न्यूट्रल होते हैं, नॉट हाँ ज़्यादा मतलब यू नो काउचेज बहुत प्लेन से होते हैं, नॉट वेरी हैवी फर्नीचर पीसेस नहीं होते, तो डिफरेंट थिंग्स मेक्स अ यू नो मॉडर्न लुक। तो आजकल मुझे बताइए कलर वॉल अगर हम लोगों ने घर में करनी है तो किस तरह की फिर वॉल बनानी चाहिए, उसमें कलर्स किस तरह के चल रहे हैं?
कलर्स बेसिकली जो है ना वो न्यूट्रल में हम जाते हैं। ज़्यादा हमारे यहाँ पे ज़्यादा पसंद किया था, लाइटर कलर्स। पीपल आर स्केयर्ड टू एक्सपेरिमेंट विद द कलर्स, दे आर वेरी एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ कलर्स। बट उसमें फिर हम एक्सेंट वॉल के थ्रू कुछ कलर्स दे देते हैं, या इवन रग्स के थ्रू। बट वॉल्स के लिए बेसिकली कूल वाइट्स चलते हैं, वार्म वाइट्स, कूल वाइट्स, कूल ग्रेज, बेजेस, इस तरह के ही कलर्स चलते हैं, सो दैट हमें एक लाइटर टोन में हमें बैकड्रॉप मिल जाए, सो दैट वी कैन आगे हम अपनी मर्जी से उसमें फिर हम कलर्स ऐड कर सकें। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा चल पड़ा था ना कि डार्कर कलर्स वॉल पे लगाए जा रहे थे, उनको किया जा रहा था, और सारी वॉल्स पे डार्क दी जाती थी। अच्छा, इसमें भी होता है ना, साइंस है बेसिकली, इफ यू जस्ट पुट डार्क कलर एवरीवेयर तो द रूम विल स्टार्ट लुकिंग स्मॉलर, आपके ऊपर आ रहा है। तो ये चीजें भी हमें बतानी पड़ती है कि कलर हैव अ इम्पैक्ट ऑन द ऑन द फीलिंग, ऑन द एम्बियंस। तो आप उसको प्रिसाइजली यूज करें, सोच समझ के यूज करें। इवेंचुअली अगर आप डार्क कलर, यू कैन यूज डार्क कलर्स डेफिनेटली, व्हाई नॉट। यू कैन ऑलवेज गो फॉर डार्कर सीलिंग कर लें। हाँ, ठीक है। जिस तरह इफ इट्स अ बेडरूम, तो बेडरूम इट्स वेरी काइंड ऑफ अ इंटीमेट प्लेस, तो उसमें कैन यूज इट, ठीक है। बट इफ यू आर सिटिंग इन अ लाउंज, तो उसमें आप लाइटर कलर यूज करें, ओपन सी फीलिंग आए, इजी सी फीलिंग आए। तो दैट्स हाउ वी। और लाइटिंग का भी बहुत ज्यादा रोल होता है हाजरा, हमें लाइटिंग के बताइए। अगर बेडरूम में लाइटिंग करवानी होती है, किस तरह की लाइट्स होनी चाहिए? वाइट लाइट होनी चाहिए या दूसरी डिम लाइट होनी चाहिए? डिम लाइट होनी चाहिए। अच्छा, लाइट बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लेयर्स। जिस तरह आप डिजाइनिंग की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो लेयर्स लेयर्स लेयर्स, इट क्रिएट्स वेरी पोश लुक, इट वेरी क्लासिक लुक। तो लाइट्स में भी, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी ये है, लाइट्स में भी हम लेयरिंग करते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइट्स। टास्क लाइटिंग होती है, लाइक लैम्प, you have to sit and work, तो आपके बिल्कुल उस पे आने चाहिए, बुक पे आने चाहिए, ठीक है। if you're knitting, तो आपको आपको that's important कि आपके हाथ पे लाइट पड़ रही हो। then there is an accent lighting, वो कि किसी जगह को, किसी वॉल को अपने enhance करना है, तो उसके लिए हम accent lighting यूज करते हैं। and then there is ambient lighting, कि वो एक ओवरऑल एक अच्छी ओपन सी रोशन सी फीलिंग है। बेडरूम में तो हम ऑब्वियसली लाइट और हर रूम में हम ये तीनों लाइट्स यूज करते हैं। तो आपके मूड के मुताबिक यू कैन जस्ट ऐड मोर लाइट्स, या स्विच ऑन कर लें, स्विच ऑफ कर लें, अकॉर्डिंग टू योर मूड। ठीक है, ये तो हो गया। हमें बताइए फ्लोरिंग के लिए आजकल क्या ज्यादातर यूज किया जा रहा है? लैमिनेशन इज वेरी मच इन, बट टाइल्स भी चल रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर हर जगह पे लैमिनेशन इज नॉट एडवाइजेबल, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फिर टाइल इज वेरी गुड, पोर्सलिन टाइल इज वेरी गुड, इट्स वेरी ड्यूरेबल। तो वो हम कहते हैं कि आप लगाएं, वो आप इवन यू कैन पुट इट ऑन योर वॉल्स, यू कैन पुट इट ऑन योर फ्लोरिंग, तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। ठीक है जी, हाजरा इलियास हमारे साथ मौजूद थी, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। हाजरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम जैसे बात कर रहे थे जनाब के इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, और हम किस तरह अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, इस हवाले से हमने बात की है। जनाब, मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।